मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सबको नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे देश के दूर सुदूर गांवों में रहने वाले मेरे किसान भाइयों बहनों से बात करने का अवसर मिला है। और जब मैं किसान से बात करता हूँ तो एक प्रकार से मैं गांव से बात करता हूँ, गांव वालों से बात करता हूँ, खेत मजदूर से भी बात कर रहा हूँ, उन खेत में काम करने वाली माताओं बहनों से भी बात कर रहा हूँ। और इस अर्थ में मैं कहूँ तो अब तक की मेरी सभी मन की बातें जो हुई है उससे शायद एक अलग प्रकार का अनुभव है। जब मैंने किसानों के साथ मन की बात करने के लिए सोचा तो मुझे कल्पना नहीं थी कि दूर दूर गांवों में बसने वाले लोग मुझे इतने सारे सवाल पूछेंगे, इतनी सारी जानकारियां देंगे। आपके ढेर सारे पत्र, ढेर सारे सवाल ये देख कर के मैं हैरान हो गया। आप कितने जागरूक हैं, आप कितने सक्रिय हैं और शायद आप तड़पते हैं कि कोई आपको सुने। मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ कि आपकी चिट्ठियाँ पढ़ कर के उसमें दर्द जो मैंने देखा है, जो मुसीबतें देखी हैं, इतना सहन करने के बावजूद भी पता नहीं क्या-क्या आपने झेला होगा। आपने मुझे तो चौंका दिया है, लेकिन मैं इस मन की बात का मेरे लिए एक प्रशिक्षण का, एक एजुकेशन का अवसर मानता हूँ। और मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जितनी बातें उठाई हैं, जितने सवाल पूछे हैं, जितने भिन्न-भिन्न पहलुओं पर आपने बातें की है, मैं उन सब के विषय में पूरी सरकार में जागरूकता लाऊंगा, संवेदना लाऊंगा। मेरा गांव, मेरा गरीब, मेरा किसान भाई ऐसी स्थिति में उसको रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मैं तो हैरान हूँ, किसानों ने खेती से संबंधित तो बातें लिखी हैं, लेकिन और भी कई विषय उन्होंने कहा है। गांव के दबंगों से कितनी परेशानियां हैं, माफियाओं से कितनी परेशानियां हैं, उसकी भी चर्चा की है। प्राकृतिक आपदा से आने वाली मुसीबतें तो ठीक है, लेकिन आसपास के छोटे मोटे व्यापारियों से भी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। किसी ने गांव में गंदे पानी पीना पड़ रहा है, उसकी चर्चा की है। किसी ने गांव में अपने पशुओं को रखने के लिए व्यवस्था की चिंता की है। किसी ने यहाँ तक कहा है कि पशु मर जाता है तो उसको हटाने का ही कोई प्रबंध नहीं होता, बीमारी फैल जाती है। यानी कितनी उपेक्षा हुई है। और आज मन की बात से शासन में बैठे हुए लोगों को एक कड़ा संदेश इससे मिल रहा है। हमें राज करने का अधिकार तब है जब हम इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान दें। ये सब पढ़ करके तो मुझे कभी कभी शर्मिंदगी महसूस होती थी कि हम लोगों ने क्या किया है। मेरे पास जवाब नहीं है क्यों किया है। हाँ, मेरे दिल को आपकी बातें छू गई हैं। मैं जरूर बदलाव के लिए प्रामाणिकता से प्रयास करूंगा और उसके सभी पहलुओं पर सरकार को जगाऊंगा, चेताऊंगा, दौड़ाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि पिछले वर्ष बारिश कम हुई तो परेशानी तो थी ही थी। इस बार बेमौसमी बरसात हो गई, ओले गिरे। एक प्रकार से महाराष्ट्र से ऊपर सभी राज्यों में ये मुसीबत आई और हर कोने में किसान परेशान हो गया। छोटा किसान जो बेचारा इतनी कड़ी मेहनत करके साल भर अपनी ज़िंदगी गुजारा करता है, उसका तो सब कुछ तबाह हो गया है। मैं इस संकट की घड़ी में आपके साथ हूँ। सरकार के मेरे सभी विभाग राज्यों के संपर्क में रह करके स्थिति का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। मेरे मंत्री भी निकले हैं, हर राज्य की स्थिति का जायजा लेंगे। राज्य सरकारों को भी मैंने कहा है कि केंद्र और राज्य मिलकर के इन मुसीबत में फंसे हुए सभी किसान भाइयों बहनों को जितनी ज़्यादा मदद कर सकते हैं वो करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार पूरी संवेदना के साथ आपकी इस संकट की घड़ी में आपको पूरी तत्परता से मदद करेगी। जितना हो सकता है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। गांव के लोगों ने, किसानों ने कई मुद्दे उठाए हैं। सिंचाई की चिंता व्यापक नजर आती है। गांव में सड़क नहीं है,
उसका भी आक्रोश है। खाद की कीमतें बढ़ रही हैं, उस पर भी किसान की नाराज़गी है। बिजली नहीं मिल रही है, किसानों को ये भी चिंता है कि बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी नौकरी मिले, ये भी उनकी इच्छा है, उसकी भी शिकायतें हैं। माताओं बहनों भी गांव में कहीं नशाखोरी हो रही है, उस पर अपना आक्रोश जताया है। कुछ ने तो अपने पति को तम्बाकू खाने की आदत है, उस पर भी अपना रोष मुझे व्यक्त करके भेजा है। आपके दर्द को मैं समझ सकता हूँ। किसान का ये भी कहना है कि सरकार की योजनाएं तो बहुत सुनने को मिलती हैं, लेकिन हम तक पहुँचती नहीं हैं। किसान ये भी कहता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, लोगों का तो पेट भरते हैं, लेकिन हमारा जेब नहीं भरता है, हमें पूरा पैसा नहीं मिलता है। जब माल बेचने जाते हैं तो लेने वाला नहीं होता है, कम दाम में बेच देना पड़ता है। ज़्यादा पैदावार करें तो भी मरते हैं, कम पैदावार करें तो भी मरते हैं। यानी किसानों ने अपने मन की बात मेरे सामने रखी है। मैं मेरे किसान भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं राज्य सरकारों को भी और भारत सरकार के भी हमारे सभी विभागों को भी और अधिक सक्रिय करूँगा। तेज गति से इन समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजने के लिए प्रेरित करूँगा। मुझे लग रहा है कि आपका धैर्य कम हो रहा है। बहुत स्वाभाविक है, 60 साल आपने इंतजार किया है। मैं प्रामाणिकता से प्रयास करूँगा। किसान भाइयों, ये आपके ढेर सारे सवालों के बीच में मैंने देखा है कि करीब करीब सभी राज्यों से वर्तमान जो भूमि अधिग्रहण बिल की चर्चा है, उसका प्रभाव ज़्यादा दिखता है। और मैं हैरान हूँ कि कैसे कैसे भ्रम फैलाए गए हैं। अच्छा हुआ आपने छोटे छोटे सवाल मुझे पूछे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सत्य आप तक पहुँचाऊँ। आप जानते हैं, भूमि अधिग्रहण का कानून 120 साल पहले आया था। देश आज़ाद होने के बाद भी 60-65 साल वही कानून चला। और जो लोग आज किसानों के हमदर्द बनकर के आंदोलन चला रहे हैं, उन्होंने भी इसी कानून के तहत देश को चलाया, राज किया और किसानों का जब होना था हुआ। सब लोग मानते थे कि कानून में परिवर्तन होना चाहिए। हम भी मानते थे, हम विपक्ष में थे, हम भी मानते थे। 2013 में बहुत आनन फानन के साथ ये नया कानून लाया गया। हमने भी उस समय कंधे से कंधा मिला कर के साथ दिया। किसान का भला होता है तो साथ कौन नहीं देगा, हमने भी दिया। लेकिन कानून लागू होने के बाद कुछ बातें हमारे ध्यान में आई। हमें लगा कि शायद इससे तो हम किसान के साथ धोखा कर रहे हैं। हमें किसान के साथ धोखा करने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ जब हमारी सरकार बनी तो राज्यों की तरफ से बहुत बड़ी आवाज़ उठी कि इस कानून को बदलना चाहिए, कानून में सुधार करना चाहिए, कानून में कुछ कमियां हैं उसको पूरा करना चाहिए। दूसरी तरफ हमने देखा कि 1 साल हो गया, कोई कानून लागू करने को तैयार ही नहीं कोई राज्य। और लागू किया तो उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया था, हरियाणा ने किया था, जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें थी। और जो किसान हितैषी होने का दावा करते हैं, उन्होंने इस अध्यादेश में जो मुआवजा देने का तय किया था उसे आधा कर दिया। अब ये है किसानों के साथ न्याय। तो ये सारी बातें देख करके हमें भी लगा कि भाई इसका थोड़ा पुनर्विचार होना जरूरी है। आनन फानन में कुछ कमियां रह जाती हैं, शायद इरादा गलत ना हो, लेकिन कमियां हैं तो उसको तो ठीक करनी चाहिए। और हमारा कोई आरोप नहीं है कि भाई पुरानी सरकार क्या चाहती थी क्या नहीं चाहती थी। हमारा इरादा यही है कि किसानों का भला हो, किसानों के संतानों का भी भला हो, गांव का भी भला हो। और इसलिए कानून में अगर कोई कमियां हैं तो दूर करनी चाहिए। तो हमारा एक प्रामाणिक प्रयास कमियों को दूर करना है। अब एक सबसे बड़ी कमी मैं बताऊं, आपको भी जानकर के हैरानी होगी, ये जितने लोग किसान हितैषी बनकर के इतने बड़ी भाषणबाजी कर रहे हैं, एक जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको मालूम है, अलग अलग प्रकार के हिंदुस्तान में 13 कानून ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा जमीन संपादित की जाती है। जैसे रेलवे, नेशनल हाईवे, खदान के काम। आपको मालूम है, पिछली सरकार के कानून में इन 13 चीजों को बाहर रखा गया है। बाहर रखने का मतलब ये है कि इन 13 प्रकार के कामों के लिए जो कि सबसे ज्यादा जमीन ली जाती है, उसमें किसानों को वही मुआवजा मिलेगा जो पहले वाले कानून से मिलता था। मुझे बताइए, ये कमी थी कि नहीं, गलती थी कि नहीं?
हमने इसको ठीक किया और हमने कहा कि भाई इन 13 में भी भले सरकार को जमीन लेने की हो, भले रेलवे के लिए हो, भले हाईवे बनाने के लिए हो, लेकिन उसका मुआवजा भी किसान को 4 गुना तक मिलना चाहिए। हमने सुधार किया। कोई मुझे कहे क्या ये सुधार किसान विरोधी है क्या? हमें इसलिए तो अध्यादेश लाना पड़ा। अगर हम अध्यादेश न लाते तो किसान की तो जमीन वो पुराने वाले कानून से जाती रहती, उसको कोई पैसा नहीं मिलता। जब ये कानून बना तब भी सरकार में बैठे लोगों में कईयों ने इसका विरोधी स्वर निकाला था। स्वयं जो कानून बनाने वाले लोग थे, जब कानून का रूप बना तो उन्होंने तो बड़े नाराज होकर के कहा दिया कि ये कानून न किसानों की भलाई के लिए है, न गांव की भलाई के लिए है, न देश की भलाई के लिए है। ये कानून तो सिर्फ अफसरों की तिजोरी भरने के लिए, अफसरों को मौज करने के लिए, अफसरशाही को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ तक कहा गया था। अगर ये सब सच्चाई थी तो क्या सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए हमने कमियों को दूर करके किसानों का भला करने की दिशा में प्रयास किए हैं। सबसे पहले हमने काम किया, 13 कानून जो कि भूमि अधिग्रहण कानून के बाहर थे और जिसके कारण किसान को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला था, उसको हम इस नए कानून के दायरे में ले आए ताकि किसान को पूरा मुआवजा मिले और उसको सारे हक प्राप्त हो। अभी एक हवा ऐसी फैलाई गई कि मोदी ऐसा कानून ला रहे हैं कि किसानों को अब मुआवजा पूरा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं ऐसा पाप सोच भी नहीं सकता हूँ। 2013 के पिछली सरकार के समय बने कानून में जो मुआवजा तय हुआ है उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं किया गया है। 4 गुना मुआवजा तक की बात को हमने स्वीकारा हुआ है। इतना ही नहीं, जो 13 योजनाओं में नहीं था उसको भी हमने जोड़ दिया है। इतना ही नहीं, शहरीकरण के लिए जो भूमि का अधिग्रहण होगा उसमें विकसित भूमि 20% उस भूमि मालिक को मिलेगी ताकि उसको आर्थिक रूप से हमेशा लाभ मिले। ये भी हमने जारी रखा है। परिवार के युवक को नौकरी मिले, खेत मजदूर के संतान को भी नौकरी मिलनी चाहिए, ये भी हमने जारी रखा है। इतना ही नहीं, हमने तो एक नई चीज जोड़ी है। नई चीज ये जोड़ी है, जिला के जो अधिकारी हैं उसको इसने घोषित करना पड़ेगा कि उसको नौकरी किसको मिलेगी, किसमें नौकरी मिलेगी, कहाँ पर काम मिलेगा, ये सरकार को लिखित रूप से घोषित करना पड़ेगा। ये नई चीज हमने जोड़ करके सरकार की जिम्मेवारी को फिक्स किया है। मेरे किसान भाइयों बहनों, हम इस बात के आग्रही हैं कि सबसे पहले सरकारी जमीन का उपयोग हो, उसके बाद बंजर भूमि का उपयोग हो, फिर आखिर में अनिवार्य हो तब जाकर के उपजाऊ जमीन को हाथ लगाया जाए। और इसलिए बंजर भूमि का तुरंत सर्वे करने के लिए भी कहा गया है, जिसके कारण वो पहली प्रायोरिटी वो बने। एक हमारे किसानों की शिकायत सही है कि आवश्यकता से अधिक जमीन हड़प ली जाती है। इस नए कानून के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब जमीन कितनी लेनी उसकी पहली जांच पड़ताल होगी, उसके बाद तय होगा कि आवश्यकता से अधिक जमीन हड़प न की जाए। कभी कभी तो कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, इसकी चिंता में बहुत नुकसान होता है। ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के नाम पर अगर प्रक्रिया सालों तक चलती रहे, सुनवाई चलती रहे, मुझे बताइए ऐसी स्थिति में कोई किसान अपने फैसले कर पाएगा क्या? फसल बोनी है तो वो सोचेगा नहीं नहीं यार, पता नहीं वो निर्णय आ जाएगा तो क्या करूं, और उसके 2-2, 4-4 साल खराब हो जाएंगे और अफसरशाही में चीजें फंसी रहेगी। प्रक्रिया लंबी, जटिल, और एक प्रकार से किसान बेचारा अफसरों के पैर पकड़ने जाने के लिए मजबूर हो जाएगा कि साहब ये लिखो, ये मत लिखो, वो न लिखो। ये सब होने वाला है। क्या मैं मेरे अपने किसानों को इस अफसरशाही के चुंगल में फिर एक बार फंसा दूं? मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा। प्रक्रिया लंबी थी, जटिल थी, उसको सरल करने का मैंने प्रयास किया है। मेरे किसान भाइयों बहनों, 2013 में कानून बना, लेकिन राज्यों ने उसको स्वीकार नहीं किया। किसान तो वहीं का वहीं रह गया। राज्यों ने विरोध किया। मुझे बताइए, क्या मैं राज्यों की बात सुनूं या ना सुनूं?
क्या मैं राज्यों पे भरोसा करूँ या ना करूँ? इतना बड़ा देश राज्यों पे अविश्वास करके चल सकता है क्या? और इसलिए मेरा मत है कि हमें राज्यों पर भरोसा करना चाहिए, भारत सरकार ने विशेष करना चाहिए। तो एक तो मैं राज्यों पर भरोसा करना चाहता हूँ। दूसरी बात है, ये जो कानून में सुधार हम कर रहे हैं, कमियाँ दूर कर रहे हैं, किसान की भलाई के लिए जो हम कदम उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर किसी राज्य को ये नहीं मानना है, तो वो स्वतंत्र है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं, वो सरासर किसान विरोध के भ्रम हैं, किसान को गरीब रखने की षड्यंत्र का ही हिस्सा है। देश को आगे न ले जाने के जो षड्यंत्र चले हैं, उसी का हिस्सा है। उससे बचना है, देश को भी बचाना है, किसान को भी बचाना है। अब गाँव में भी किसान को पूछो कि भाई 3 बेटे हैं, बताओ क्या सोच रहे हो? तो वो कहता है भाई 1 बेटा तो खेती करेगा, लेकिन 2 को कहीं न कहीं नौकरी में लगाना है। अब गाँव के किसान के बेटों को भी नौकरी चाहिए, उसको भी तो कहीं जाकर के रोजगार कमाना है, तो उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हमने सोचा कि जो गाँव की भलाई के लिए आवश्यक है, किसान की भलाई के लिए आवश्यक है, किसान के बच्चों के रोजगार के लिए आवश्यक है, ऐसी की चीज़ों को जोड़ दिया जाए। उसी प्रकार से हम तो जय जवान जय किसान वाले हैं। जय जवान का मतलब है देश की रक्षा। देश की रक्षा के विषय में हिंदुस्तान का किसान कभी पीछे हटता नहीं है। अगर सुरक्षा के क्षेत्र में कोई आवश्यकता हो, तो वो जमीन किसानों से मांगनी पड़ेगी और मुझे विश्वास वो किसान देगा। तो हमने इन कामों के लिए जमीन लेने की बात को इसमें जोड़ा है। कोई भी मुझे गांव का आदमी बताए कि गांव में सड़क चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर खेत में पानी चाहिए तो नहर करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। गांव में आज भी गरीब हैं जिसके पास रहने को घर नहीं है, घर बनाने के लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए। कोई मुझे बताए क्या ये उद्योगपतियों के लिए है क्या, ये धन्ना सेठों के लिए है क्या? सत्य को समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, मैं एक बात डंके की चोट पर आपको कहना चाहता हूं, नए अध्यादेश में भी कोई भी निजी उद्योगकार को, निजी कारखाने वाले को, निजी व्यवसाय करने वाले को जमीन अधिग्रहण करने के समय 2013 में जो कानून बना था, जितने नियम हैं वो सारे नियम उनको लागू होंगे। ये कॉरपोरेट के लिए कानून 2013 के वैसे के वैसे लागू रहने वाले हैं। तो फिर ये झूठ क्यों फैलाया जाता है? मेरे किसान भाई बहनों, एक भ्रम फैलाया जाता है कि आपको कानूनी हक नहीं मिलेगा, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये सरासर झूठ है। हिंदुस्तान में कोई सरकार आपके कानूनी हक को छीन नहीं सकती है। बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया है, इस संविधान के तहत आप हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में जाकर के दरवाजे खटखटा सकते हैं। तो ये झूठ फैलाया गया है। हाँ, हमने एक व्यवस्था को आपके दरवाजे तक लाने का प्रयास किया है। एक अथॉरिटी बनाई है। अब वो अथॉरिटी जिले तक काम करेगी और आपके जिले के किसानों की समस्याओं का समाधान उसी अथॉरिटी में, जिले में हो जाएगा। और वहाँ अगर आपको संतोष नहीं होता है तो आप ऊपर की कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये व्यवस्था हमने की है। एक ये भी बताया जाता है कि भूमि अधिग्रहित की गई तो 5 साल में वापस करने वाले कानून को हटा दिया गया है। जी नहीं मेरे किसान भाइयों बहनों, हमने कहा है कि जब भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो ये पक्का करो कि कितने सालों में आप इसको पूरा करोगे, और उस सालों में अगर पूरा नहीं करते हैं तो वही होगा जो किसान चाहेगा। और उसको तो समय सीमा हमने बांध दी है। आज क्या होता है, 40-40 साल पहले जमीनें ली गई लेकिन अभी तक सरकार ने कुछ किया नहीं, तो ये तो नहीं चल सकता। तो हमने सरकार को सीमा में बांधना तय किया है। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो 20 साल में पूरे होते हैं। अगर मान लीजिए 500 किलोमीटर लंबी रेलवे डालनी है तो समय जाएगा, तो पहले से कागज पे लिखो कि भाई इतने समय में पूरा करेंगे। तो हमने सरकार को बांधा है, सरकार की जिम्मेवारी को फिक्स किया है। मैं और एक बात बताऊं किसान भाइयों, कभी कभी ये एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके जो कानून बनाते हैं ना, उनको गांव के लोगों की सच्ची स्थिति का पता तक नहीं होता है। अब आप देखिए, जब डैम बनता है, जलाशय बनता है, तो उसका नियम ये है कि 100 साल में सबसे ज़्यादा पानी की संभावना हो, उस हिसाब से जमीन प्राप्त करने का नियम है। अब 100 साल में एक बार पानी भरता है, 99 साल तक पानी नहीं भरता है, फिर भी जमीन सरकार के पास चली जाती है।
तो आज सभी राज्यों में क्या हो रहा है कि भले जमीन कागज पे ले ली हो, पैसे भी दे दिए हो, लेकिन फिर भी वो जमीन पर किसान खेती करता है, क्योंकि 100 साल में एक बार जब पानी भर जाएगा तो 1 साल के लिए वो हट जाएगा। ये नया कानून 2013 का ऐसा था कि आप खेती नहीं कर सकते थे। हम चाहते हैं कि अगर जमीन डूब में नहीं जाती है तो फिर किसान को खेती करने का अवसर मिलना चाहिए, और इसलिए वो जमीन किसान से कब्जा नहीं करनी चाहिए। ये लचीलापन आवश्यक था ताकि किसान को जमीन देने के बावजूद भी जमीन का लाभ मिलता रहे, और जमीन देने के बदले में रुपया भी मिलता रहे, तो किसान को डबल फायदा हो, ये व्यवस्था करना भी जरूरी है। और व्यवहारिक व्यवस्था है, उस व्यवहारिक व्यवस्था को हमने सोचा है। एक भ्रम ऐसा फैलाया जाता है कि सहमति की जरूरत नहीं है। मेरे किसान भाइयों बहनों, ये राजनीतिक कारणों से जो बातें की जाती हैं, मेहरबानी करके उससे बचिए। 2013 में जो कानून बना उसमें भी सरकार ने जिन योजनाओं के लिए जमीन मांगी है उसमें सहमति का कानून नहीं है, और इसलिए सहमति के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जाता है। सरकार के लिए सहमति की बात पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। और इसलिए मेरे किसान भाइयों बहनों, पहले बहुत अच्छा था और हमने बुरा कर दिया, ये बिल्कुल सरासर आपको गुमराह करने का दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास है। मैं आज भी कहता हूं कि निजी उद्योग के लिए, कॉरपोरेट के लिए, प्राइवेट कारखानों के लिए ये सहमति का कानून चालू है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं पीपीपी मॉडल। मेरे किसान भाइयों बहनों, मान लीजिए 100 करोड़ रुपयों का एक रोड बनना है। क्या रोड किसी उद्योगकार उठा के ले जाने वाला है क्या? रोड तो सरकार के मालिकी का रहता है, जमीन सरकार के मालिकी की रहती है। बनाने वाला दूसरा होता है। बनाने वाला इसलिए दूसरा होता है कि सरकार के पास आज पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि गांव में स्कूल बने, गांव में अस्पताल बने, गरीब का बच्चा पढ़े, इसके लिए पैसे लगे। रोड बनाने का काम प्राइवेट करे, लेकिन वो प्राइवेट वाला भी रोड अपना नहीं बनाता है, न अपने घर ले जाता है, रोड सरकार का बनाता है। एक प्रकार से सिर्फ अपनी पूंजी लगाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का जो प्रोजेक्ट होगा जिसमें पूंजी किसी की भी लगे, जिसको लोग पीपीपी मॉडल कहते हैं, लेकिन अगर उसका मालिकाना हक सरकार का रहता है, उसका स्वामित्व सरकार का रहता है, सरकार का मतलब आप सबका रहता है, देश की 125 करोड़ जनता का रहता है, तो उसमें ही हमने ये कहा है कि सहमति की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए ये पीपीपी मॉडल को लेकर के जो भ्रम फैलाए जाते हैं, उसकी मुझे आपको स्पष्टता करना बहुत ही जरूरी है। कभी कभार हम जिन बातों के लिए कह रहे हैं कि भाई उसमें सहमति की प्रक्रिया एक प्रकार से अफसरशाही और तानाशाही को बल देगी। आप मुझे बताइए, एक गांव है, उस गांव तक रोड बन गया है, अब दूसरे गांव के लिए रोड बनाना है, आगे वाले गांव के लिए 5 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव है। इस गांव तक रोड बन गया है, लेकिन इन गांव वालों की जमीन उस गांव की तरफ है। मुझे बताइए, उस गांव के लोगों के लिए रोड बनाने के लिए ये गांव वाले जमीन देंगे क्या? क्या सहमति देंगे क्या? तो क्या वो पीछे जो गांव है उसका क्या गुनाह भाई? उसको रोड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसी प्रकार से मैं नहर बना रहा हूं, इस गांव वालों को पानी मिल गया, नहर बन गई, लेकिन आगे वाले गांव को पानी पहुंचाना है तो जमीन तो इसी गांव वालों के बीच में पड़ती है। तो वो तो कह देंगे कि भाई नहीं, हम तो जमीन नहीं देंगे, हमें तो पानी मिल गया है। तो क्या आगे वाले गांव को नहर मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मेरे भाइयों बहनों, ये व्यवहारू विषय है, और इसलिए जिस काम के लिए इतनी लंबी प्रक्रियाएं न हो, हाँ, और किसान के लिए, ये उद्योग के लिए नहीं है, व्यापार के लिए नहीं है, गांव की भलाई के लिए है, किसान की भलाई के लिए है, उसके बच्चों की भलाई के लिए है। एक और बात आ रही है, ये बात मैंने पहले भी कही, हर घर में किसान चाहता है कि एक बेटा भले खेती में रहे, लेकिन बाकी सब संतान रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाए, क्योंकि उसे मालूम है कि आज समय की मांग है कि घर में घर चलाने के लिए अलग अलग प्रयास करने पड़ते हैं। अगर हम कोई रोड बनाते हैं
और रोड के बगल में सरकार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाती है, प्राइवेट नहीं। मैं सही फिर एक बार कहता हूँ, प्राइवेट नहीं, पूंजीपति नहीं, धन्ना सेठ नहीं, सरकार बनाती है, ताकि जब कॉरिडोर बनता है 50 किलोमीटर लंबा, 100 किलोमीटर लंबा, तो जो रोड बनेगा, रोड के 1 किलोमीटर बाएं, 1 किलोमीटर दाएं, वहां पर अगर सरकार कॉरिडोर बनाती है, ताकि नजदीक में जितने भी गांव आएंगे, 50 गांव, 100 गांव, 200 गांव, उनको कोई न कोई वहां रोजी रोटी का अवसर मिल जाए, उनके बच्चों को रोजगार मिल जाए। मुझे बताइए भाइयों बहनों, क्या हम चाहते हैं कि हमारे गांव के किसानों के बच्चे दिल्ली और मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर हो जाए? क्या उनके गांव के 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा भी कारखाना लग जाता है और उसको रोजगार मिल जाता है, तो मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? और ये कॉरिडोर प्राइवेट नहीं है, ये सरकार बनाएगी। सरकार बना करके उस इलाके के लोगों को रोजगार देने का प्रबंध करेगी। और इसलिए जिसकी मालिकी सरकार की है और जो गांव की भलाई के लिए है, गांव के किसानों की भलाई के लिए है, जो किसानों के भावी पीढ़ी की भलाई के लिए है, जो गांव के गरीबों की भलाई के लिए है, जो गांव के किसान को बिजली पानी मुहैया कराने के लिए, उनके लिए इस भूमि अधिग्रहण बिल में कमियां थी, उस कमियों को दूर करने का हमारे एक प्रामाणिक प्रयास है। और फिर भी मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि अभी भी किसी को लगता है कोई कमी है, तो हम उसको सुधार करने के लिए तैयार हैं। जब हमने लोकसभा में रखा, कुछ किसान नेताओं ने आकर के 2-4 बातें बताई, हमने जोड़ दी। हम तो अभी भी कहते हैं कि भाई, भूमि अधिग्रहण किसानों की भलाई के लिए ही होना चाहिए, और ये हमारी प्रतिबद्धता है। जितने झूठ फैलाए जाते हैं, कृपा करके मैं मेरे किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि आप इन झूठ के सहारे निर्णय मत करें। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता ये है कि हमारा किसान ताकतवर कैसे बने, हमारा गांव ताकतवर कैसे बने, हमारा किसान जो मेहनत करता है उसको सही पैसे कैसे मिले, उसको अच्छा बाजार कैसे मिले, जो पैदा करता है उसके रख रखाव के लिए अच्छा स्टोरेज कैसे मिले। हमारी कोशिश है कि गांव की भलाई, किसान की भलाई के लिए सही दिशा में काम उठाए। मेरे किसान भाइयों बहनों, हमारी कोशिश है कि देश ऐसे आगे बढ़े कि आपकी जमीन पर पैदावार बढ़े, और इसलिए हमने कोशिश की है सॉइल हेल्थ कार्ड। जैसे मनुष्य बीमार हो जाता है तो उसकी तबीयत के लिए लेबोरेटरी में टेस्ट होता है, जैसा इंसान का होता है ना, वैसे अपनी भारत माता का भी होता है, अपनी धरती माता का भी होता है। और इसलिए हम आपकी धरती बचे इतना ही नहीं, आपकी धरती तंदुरुस्त भी हो, उसकी भी चिंता कर रहे हैं। और इसलिए भूमि अधिग्रहण नहीं, आपकी भूमि अधिक ताकतवर बने, ये भी हमारा काम है। और इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड की बात लेकर के आए हैं। हर किसान को इसका लाभ मिलने वाला है। आपके उर्वरक का जो फालतू खर्चा होता है उससे बच जाएगा, आपकी फसल बढ़ेगी, आपको फसल का पूरा पैसा मिले, उसके लिए भी तो अच्छी मंडियां हो, अच्छी कानूनी व्यवस्था हो, किसान का शोषण न हो, उस पर हम काम कर रहे हैं। और आप देखना मेरे किसान भाइयों, मुझे याद है मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, इस दिशा में मैंने बहुत काम किया था। हमारे गुजरात में तो किसान की हालत बहुत खराब थी, लेकिन हमने पानी पर काम किया, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। गुजरात के विकास में किसान का बहुत बड़ा योगदान बन गया, जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। गांव के गांव खाली हो जाते थे, बदलाव आया। हम पूरे देश में ये बदलाव चाहते हैं कि जिसके कारण हमारा किसान सुखी हो। और इसलिए मेरे किसान भाइयों बहनों, आज मुझे आपके साथ बात करने का मौका मिला, लेकिन इन दिनों अध्यादेश की चर्चा ज़्यादा होने के कारण मैंने ज़रा ज़्यादा समय उसके लिए ले लिया। लेकिन मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं प्रयास करूंगा फिर एक बार कभी न कभी आपके साथ दोबारा बात करूंगा और विषयों की चर्चा करूं। लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो मुझे लिख करके भेजा है, पूरी सरकार को मैं हिलाऊंगा, सरकार को लगाऊंगा कि क्या हो रहा। अच्छा हुआ आपने जी भर करके मुझे बहुत सी चीजें बताई है, और मैं मानता हूँ आपका मुझ पर भरोसा है तभी तो बताई है ना। मैं ये भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपका प्यार बना रहे, आपके आशीर्वाद बने रहे, और आप तो जगत के तात हैं। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता है, वो तो खुद का नुकसान करके भी देश का भला करता है, उसकी परंपरा रही है। उस किसान का नुकसान ना हो, इसकी चिंता ये सरकार करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन आज मेरी मन की बातें सुनने के बाद आपके मन में बहुत से विचार और आ सकते हैं। आप जरूर मुझे आकाशवाणी के पते पर लिखिए, मैं आगे फिर कभी बातें करूंगा, या आपके पत्रों के आधार पर सरकार में
जो गलतियाँ ठीक करनी होगी तो गलतियाँ ठीक कराऊँगा, काम में तेज़ी लाने की ज़रूरत हो तो तेज़ी लाऊँगा और किसी का अन्याय हो रहा है तो न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, मेरी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं।